नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में। अब इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं शुरू होने जा रही हैं। धारा 18 संरक्षण आदेश, धारा 19 निवास आदेश, धारा 20 धनीय अनुतोष आदेश, धारा 21 अभिरक्षा आदेश, धारा 22 प्रतिकर आदेश, धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं साथियों, और आपके एग्जाम में जो भी सवाल बनने वाला है 99% इन्हीं धाराओं से पूछा जाता है या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी कड़ी में। धारा 18 संरक्षण आदेश क्या प्रावधान करती है? धारा 18 हम एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। देखिए, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया में समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, ठीक है, या होने वाली है, दोनों ही कंडीशनों को यहां पर शामिल किया गया है। व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा। किसके पक्ष में पारित किया जाएगा? व्यथित व्यक्ति के। तो यहां पर कौन से सवाल बनने वाले हैं, किस प्रकार से बनने वाले हैं, मैं आपको ऊपर मुख्य रूप से बता देता हूं। सबसे पहले व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी, देखो दोनों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि हम बात करें मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी प्रथम सुनवाई की जो तारीख तय की जाती है और उस तारीख पर सुनवाई संपन्न होती है, तो उस सुनवाई के बाद में यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है प्रथम दृष्टया में, यानी कि उसकी नज़र में पहली बार में ही उसको ये समाधान हो जाता है, उसको ये लगता है कि भाई घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है। तो यहाँ से सवाल यही बनता है कि संरक्षण आदेश पारित किया जाता है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा संरक्षण आदेश पारित किया जाता है सुनवाई से पूर्व, सुनवाई के पश्चात, प्रथम सुनवाई से पूर्व, प्रथम सुनवाई के पश्चात, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है संरक्षण आदेश सदैव प्रथम सुनवाई के बाद में ही क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिया गया है कि सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात। वहां एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का एक ऑप्शन देता है और हम कई बार कंफ्यूज हो भी जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल बनता है कि संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है घरेलू हिंसा कारित होने की दशा में या घरेलू हिंसा होने की संभावना को ध्यान में रखकर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां साथियों दोनों ही कंडीशन क्या है? सही है। घरेलू हिंसा हो चुकी हो, उसके बाद में जब सुनवाई होती है तब भी संरक्षण आदेश पारित किया सकता है, और घरेलू हिंसा होने वाली हो उससे पहले ही अगर व्यथित व्यक्ति इस प्रकार का मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करता है और वो कहता है कि साहब मेरे साथ घरेलू हिंसा होने की संभावना है, तो उस संभावना को मद्देनजर रखते हुए प्रथम सुनवाई के बाद में आदमी यहाँ माफ कीजिएगा मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है? संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है। अब अगला सवाल सिंपल सा सवाल है, एग्जामिनर हमसे पूछता भी है कि संरक्षण आदेश किसके पक्ष में पारित किया जाता है। कई बार आपके सामने वहां ऑप्शंस होंगे, संरक्षण अधिकारी के पक्ष में, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में, प्रत्यर्थी के पक्ष में, ठीक है, संबंधित भार साधक पुलिस अधिकारी के संबंध में। तो इस प्रकार के वहां पर ऑप्शन होते हैं, और संरक्षण अधिकारी और संरक्षण आदेश दोनों मिलता जुलता लगता है, तो जो व्यक्ति पढ़ते नहीं है, जो विद्यार्थी, वो इस प्रकार के ऑप्शन को टिक करके आते हैं। तो हमें विशेषता यहां याद रखना है कि संरक्षण आदेश जो है व्यथित व्यक्ति के पक्ष में ही पारित किया जाता है। हमें ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में हमें कई बार इस प्रकार के सवाल उलझन में डालने के लिए डाले जाते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, संरक्षण आदेश पारित कर दिया तथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित प्रतिषिद्ध कर सकेगा। प्रत्यर्थी यानी कि जो व्यक्ति घरेलू हिंसा जिसने की है या करने वाला है, ऐसा उस व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करना, यानी कि देखो यहां पर उसके ऊपर क्या कर दी जाती है साथियों? रोक लगा दी जाती है। अब वो किस किस प्रकार की रोक है वो आप आगे आप देखिए। मुख्य रूप से यहां पर 7 जो है प्रावधान आपके बताए गए हैं, क्या क्या करके उनको हम ध्यान में रखते हैं।
घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे सरल बात है कि किसी भी प्रकार का कोई भी घरेलू हिंसा का कार्य वो अब नहीं करेगा, चाहे उसने किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अब वो ऐसा काम नहीं करेगा। आगे, घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता करना और दुष्प्रेरण करना। देखो साथियों, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो व्यक्ति विशेष है, जो प्रत्यर्थी है, वो क्या करता है कि कोई भी, मान लीजिए कोर्ट ने उसे मना कर दिया है संरक्षण आदेश के माध्यम से, तो वो क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता करता है कि भाई आप घरेलू हिंसा कीजिए, या किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या होगा, दुष्प्रेरण। यहां हम जब भी हम एक्ट में कहीं पढ़ते हैं कि दुष्प्रेरण का अर्थ ये होता है साथियों कि किसी गलत कार्य को करने के लिए दी गई प्रेरणा या प्रेरित किया गया जो भी है, हम उसको हम क्या कहें, दुष्प्रेरण के रूप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रेरणा जिससे कोई भी व्यक्ति संभावित अपराध की ओर जाता है या अपराध करता है, तो वही क्या है, दुष्प्रेरण की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, घरेलू हिंसा एक अपराध है, और ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति को अगर प्रत्यर्थी प्रेरित करता है तो क्या होगा, ये दुष्प्रेरण की श्रेणी में आ जाएगा। तो ना तो वो सहायता कर सकता है और ना ही किसी को दुष्प्रेरित कर सकता है। व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में, नियोजन देखिए, नियोजन यानी कि वो जिस कार्यस्थल पर कार्य कर रही है, जिस स्थान पर वो निवास कर रही है, हम इसको दोनों ही रूप में समझ सकते हैं। यदि व्यथित व्यक्ति बालक है, देखो काफी इंपॉर्टेंट बात है, अब मान लीजिए हमने व्यथित व्यक्ति, हम बात करें महिला, हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो है जो हम बात करें घरेलू मामलों में जो है महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, लेकिन वहाँ कोई बालक या बालिका भी हो सकती है जो छोटा है, 18 साल से कम का है, उसके साथ भी इस प्रकार की घरेलू हिंसा कारित हो सकती है। अब मान लीजिए कोई बालिका है, तो वो जहाँ जहाँ भी विद्यालय में जाती है उस स्थान पर प्रत्यर्थी नहीं जा सकता है, या अन्य कोई स्थान जहाँ पर वो जिसका बार बार आना जाना लगा रहता है। मान लीजिए बालिका विद्यालय जाती है, इसके बाद में वो कोचिंग जाती है, और इसके बाद में शाम को वो कोई गेम्स खेलने जाती है, तो उस परिसर के अंदर वहां पे आसपास वो व्यक्ति क्या नहीं जा सकता, प्रवेश करने पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि इससे जो व्यथित व्यक्ति है या व्यथित बालक है, उसके जो होता है मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से उसको क्या कष्ट पहुंच सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, संरक्षण आदेश पारित किया जाता है उसको सुरक्षित रखने के हिसाब से। चलिए, व्यथित व्यक्ति के संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, किस चीज का, संपर्क करने का प्रयत्न करना, और वो कैसा होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। अब यहां हम बात करें, इस एक्ट में मुख्य रूप से 5 बातें बताई गई है। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं, वो व्यक्तिगत हो गया। मौखिक रूप से आप सभी जानते हैं, बोलकर। तीसरा, लिखित रूप से पत्र व्यवहार करना। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो चौथा प्रकार बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सभी जानते हैं या समझते हैं या समझ लें कि जितने भी प्रकार के ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या और भी किसी प्रकार की ऐसी साइट्स हो गई, कोई एप्लीकेशंस हो गई, जिनके माध्यम से ये सभी किसके अंदर आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आएंगी, इनके माध्यम से उससे संपर्क नहीं किया जा सकता। और अंतिम है दूर संचार। दूर संचार हम ही सब जानते हैं, मोबाइल फोन्स आज हमारे सभी के पास हैं, हम टेलीफोन करते हैं, तो ये क्या है, एक दूर संचार का माध्यम है। तो हमें यहाँ विशेषता याद रखना है कि ये जो 5 प्रकार मैंने अभी आपको बताए, मैं लिखवा भी देता हूं वापस। सबसे पहले व्यक्तिगत, आप लिख लीजिएगा। दूसरा मौखिक, तीसरा लिखित, चौथा इलेक्ट्रॉनिक, और 5वां दूर संचार। ये 5 का वर्णन आपके एक्ट में यहां पर किया गया है, तो मैंने इनको आपको स्पेशली यहां लिख दिया है। तो जब भी आप जो है ये आप पढ़ें
घ यानी कि चौथा प्रावधान जब भी आप पढ़ें तो इसके साथ में इसको आपको याद रखना है कि किस माध्यम से संपर्क नहीं कर सकता, किसी भी रूप में नहीं कर सकता, और मुख्य रूप से उन्होंने ये वर्णन कर दिया है। तो आपके सामने सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैंने बता दिए, लिखित हो गया, दूरसंचार हो गया, मौखिक हो गया, व्यक्तिगत हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से में कौन सा जो है संचार का रूप, या हम बात करें संपर्क के रूप में यहां पर स्थापित किया गया है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं किन्हीं आस्तियों का, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, किन्हीं आस्तियों का अन्य संक्रामण करना। अब कौन सी चीजें हैं ऐसी, देखिए बैंक लॉकर, बैंक खाते का प्रचालन करना, और आगे हम बात करें स्त्री धन या अन्य संपत्ति। यहां पर साथियों साफ साफ बताया गया है कि प्रत्यर्थी और व्यथित व्यक्ति दोनों का कोई ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है या अलग अलग अकाउंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे अकाउंट जिन पर दोनों का स्वामित्व या अधिकार बराबर है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो है बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी प्रकार के जो हम बात करें बैंकिंग या हम बात करें लॉकर का या बैंक खातों का जो संचालन जो है यहाँ पर व्यथित व्यक्ति के द्वारा या प्रत्यर्थी के द्वारा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगले हम बात करें स्त्री धन। देखिए हमने दहेज निषेध अधिनियम 1961 में स्त्री धन का अर्थ पढ़ा था। स्त्री को जो भी उपहार स्वरूप, जो भी गिफ्ट के रूप में जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वो स्त्री धन होता है, यानी कि चाहे वो वर पक्ष के द्वारा दिया गया हो या वधु पक्ष के द्वारा। यानी कि अर्थात जब भी हम बात करें महिला की शादी होती है और वर पक्ष के द्वारा जो गहने वगैरह स्त्री को जो भेंट किए जाते हैं वो स्त्री धन के श्रेणी में आते हैं, वो जो वधु होती है वो। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो भी स्त्री धन है उस पर दोनों का जो हम बात करें स्त्री का मुख्य रूप से जो होता है स्त्री का स्वामित्व होता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्यर्थी जो है स्त्री धन को ना तो बेच सकता, ना खरीद सकता, ना ही इसी प्रकार का कोई कार्य कर सकता है। आगे हम बात करें अन्य संपत्ति। अन्य संपत्ति साथियों देखो दोनों का बराबर स्वामित्व वाली जितनी भी संपत्तियां होती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, तो प्रत्यर्थी अगर चाहे तो उसे बेचना चाह रहा हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर भी क्या है रोक लगा दी जाती है कि वो नहीं बेच सकता, क्योंकि इससे व्यथित व्यक्ति का हित या पक्ष बाधित हो सकता है और उसे नुकसान हो सकता है। कैसा, धनीय या हम बात करें संपत्ति के संबंध में। चलिए आगे हम बात करते हैं आश्रितों या अन्य नातेदारों या अन्य व्यक्ति जो घरेलू हिंसा में सहायता देना या घरेलू हिंसा कारित करना। काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखो आश्रितों यानी कि जिन पर महिला आश्रित है या जो महिला पर आश्रित है, हम दोनों ही समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन पर महिला आश्रित है। अन्य नातेदारों यानी कि नातेदार, आप सभी को पता है नातेदार के डेफिनेशन क्या होता है, जिनका संबंध जो हम बात करें यहाँ पर पति या उसके रिश्तेदारों से होता है वो, और अन्य व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, नातेदार यानी कि रिश्तेदार मुख्य रूप से, और अन्य व्यक्ति जो घरेलू हिंसा में सहायता देता है। कैसे देता है, घरेलू हिंसा में सहायता देता है या घरेलू हिंसा करता है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी कि व्यथित व्यक्ति के अतिरिक्त भी मुख्य रूप से व्यथित व्यक्ति, माफ कीजिएगा, प्रत्यर्थी कौन होता है, प्रत्यर्थी वो होता है जो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा की घटना क्या करता है, कारित करता है, घरेलू हिंसा की घटना को अंजाम देता है। लेकिन उसकी जो भी व्यक्ति सहायता करते हैं, कोई आश्रित हो सकते हैं, हम बात करें उस प्रत्यर्थी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है या घरेलू हिंसा करता है, तो उस पर भी ये सभी प्रावधान लागू कर दिए जाते हैं। अर्थात वो ऐसा नहीं करे इसके लिए उसको क्या किया जाता है, बाध्य कर दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है, और यदि वो फिर भी करता है तो उस पर क्या किया जाता है, विधिक कार्रवाई, हम क्या कहें कानूनी कार्रवाई संपन्न की जाती है। चलिए आगे हम बात करें ऐसा कोई अन्य कार्य। अब देखिए अन्य कार्य क्या हो सकता है, अन्य कार्य की क्या संभावनाएं हैं। देखिए आप सभी को पता है धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट को इस एक्ट के अंतर्गत जो है आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और उस आवेदन में पक्षकार के द्वारा यानी कि जो व्यथित व्यक्ति है उसके द्वारा किसी प्रकार की यदि कोई मांग की जाती है तो वे सभी कार्यों को भी मजिस्ट्रेट की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि उसे जो जो उचित लगते हैं वो इन्हें इसमें शामिल कर सकता है। ठीक है साथियों, इसीलिए आपका जो अंतिम प्रावधान है वो मजिस्ट्रेट की इच्छा पर छोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूं धारा 18 तक के आपके प्रावधान कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की धाराएं हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक बार फिर कहा, देखिए धारा 18 संरक्षण आदेश, धारा 19 निवास आदेश, धारा 20 धनी अनुतोष आदेश, धारा 21 हम बात करें अभिरक्षा आदेश, धारा 22 प्रतिकर आदेश, धारा 23
अंतिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, इनको आप रट लीजिए, ये धाराएं काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारी जो कक्षाएं हैं उनको लाइक कीजिए और इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन कक्षाओं का लाभ सभी लोग ले सकें। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।